आदिवासी और भूमि का अभिन्न संबंध है और आदिवासी धरती को अपनी माँ का दर्जा देता है। आदिवासी ज़मीन पर कब्जा नहीं करता, बल्कि अपनी आजीविका को चलाने के लिए उसे जितनी आवश्यकता है उतनी ही ज़मीन पर वो खेती करता है। ये क्रम सदियों से चला आ रहा है और इसी धारणा के कारण खुद को ज़मीन का मालिक नहीं बल्कि पुत्र माना है। और ज़मीन से अलग करने की अगर कोई थोड़ी सी भी चेष्टा करे तो ये उसे बचाने के लिए संघर्ष पर उतर जाते हैं और ऐसे संघर्षों से इतिहास भरा पड़ा है। आज़ादी के पहले कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश राज्य था तो कुछ क्षेत्रों में राजा रजवाड़ों की मनमानी चलती थी। लोगों को बहुत अत्याचार सहना पड़ता था। सबको उम्मीद थी कि आज़ादी के बाद उन्हें न्याय मिलेगा। आज़ादी से पहले डूंगरपुर में लक्ष्मण सिंह का राज था और इन गांवों की जंगल ज़मीन उनकी निजी संपत्ति थी। राजा के पास 3 जंगल थे, एक राजधानी जंगल और एक कैलाश रेंज जो दूसरी तहसील में है और एक पालीसोड़ा जंगल। तीनों ही 3 जंगल थे और कुल मिला के 17,402 एकड़ ज़मीन था। ये तीनों जंगल को मिला जो सरकार ने लिया और राजा का ये पूरा 17,400 एकड़ था, जो मतलब 22 गांव की ज़मीन थी। उन्होंने उस पूरे 22 गांवों में ज़मीनें उन्होंने बांटी, मतलब हाँ। बेची, सॉरी बांटी हाँ। नहीं, बेची बेची दोनों पूरे बेच दिया। अब ये ऐसा हुआ सर कि ये जो ज़मीन पहले सबसे पहले उन्होंने ये ज़मीन जंगल था, ये जब कानून बना उस समय ये जंगल था, तो जंगल को ये काट के कोलसा में उनको बेच दिया। बेच देने के बाद में ज़मीन नंगी हो गई। नंगी होने के बाद में क्या किया कि वो ज़मीन, इस ज़मीन पर लोग नहीं थे, तो लोगों से राजा ने पैसा लिया प्रति बीघो के हिसाब से 50 रुपये लोगों के से पैसा उन्होंने लिया। जैसे राजा साहब ने पहले उदय सिंह जीता, अनन टाइम था कि जटली ज़मीन बाहर पब्लिक ने आती थी, शहर सिटी वाली ये तो अनन हाल दी थी। और जटली अनन बसंत में रहेगी ये, बाकी अनन सब भाई लोगों ने वेट करावी ना जी। वेट करावी ने कई रोड कढ़ावता तो कई पास कमाने हियारी, मतलब एम भागीदार कमाता ते वे कोतो भरता, बे बंटवारा बांटता तो अनन हालता ने ये लोग खाता अनी तरह। आपके पास कितनी ज़मीन है अभी? मेरे पास तो राजा साहब ने दी तब तो 15 बीघो दी, लेकिन अब तो 15 बीघो ही नहीं होगी। तो 15 बीघा का पट्टा है? 15 बीघा का पट्टा तो नहीं देते थे उस समय, पट्टा नहीं दिया था, लिखित में दिया है कागज़ कुछ। कागज़ लिया है। अच्छा। हमारे दादाजी ने राजा से ज़मीन खरीदी थी, ये वाली। ये कितने रुपए में दिया था? 200 रुपये। 200। कितना बीघा? 5 बीघो। 5 बीघा। ये लक्ष्मण सिंह जी ने दी थी। लक्ष्मण सिंह जी ने दी थी और आज तक हमारे को इसका खातेदारी अधिकार तो मिला नहीं, ना तो आवंटन हुआ है। 1977 के सेटलमेंट में काबिज किसान परिवारों के नाम पर ज़मीन को दर्ज नहीं किया गया और लोगों को अपनी ही ज़मीन पर अतिक्रमी माना गया। हर साल भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली का नोटिस देते रहे और जुर्माना वसूल करते रहे। देश आज़ाद होने के बाद हस्तांतरण वापस सरकार को इस भूमि को कर दी। उसकी त्रिमेम हुई। त्रिमेम कहते हैं मतलब जो वो नक्शे वगैरह उसको मतलब ये खसरे बनाना सारा ही मतलब जो है उस सन 65 के अंदर मतलब जो वो सर्वे करके इन्होंने मतलब ये नक्शा तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद खसरे तैयार कर दिए। खसरा होने के बाद मतलब जो वो अपना जो कब्जा है वो सरकार ने मतलब जो है सरकारी कब्जा जिसको मतलब जो है P14 कहते हैं वो लागू कर दिया।
हम तो ज़मीन एक ही जानते थे कि ज़मीन एक ही है, ज़मीन एक ही है। तो फिर इन लोगों ने जब 1976 में एक सर्वे आई जयपुर से, हमें आया, तब वहाँ सर्वे करके ने फिर इस ज़मीन का जो बड़ा खास ज़मीन थी उसको बिना नाम कर दिया, उसको बिना नाम चन्नोट कर दिया, उसको चारागाह भूमि बना दिया। हम वर्षों पुराने हमारे बाप दादे बैठे थे, 5 पीढ़ियों से हम जानते हैं, बाप दादे भी इस ज़मीन पे बैठे थे। तो आज ये सरकार कह रही है कि ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। ये मक्की के दाने हैं इसके अंदर। हाँ, आओ इधर आओ। पहले उपजाऊ पहले भूमि ऐसी, ये पहाड़ नहीं है, वो ये पहाड़ दिख रहा है, ऐसा था यहाँ पे। हाँ पहले, फिर धीरे धीरे काट कर पार डाला, पत्थर डाल के फिर समतल किया इसको। समतल होने के बाद ये भूमि पूरी उपजाऊ बन गई है। इन लोगों को किसी भी प्रकार की उस भूमि पर विकास सरकार की योजनाओं से कोई जुड़ाव नहीं हुआ, मतलब उनको कोई सुविधा नहीं मिली। बिजली कुएं खुद के खोदे हुए थे, खुद के मतलब ये खेत थे, खुद के पेड़ थे, खुद की बाउंड्रियाँ सब कुछ थी। मेहनत लोगों ने मतलब यही की उस ज़मीन पे, लेकिन सरकार की ओर से मतलब सरकार की कोई भी योजना मतलब उन लोगों को मतलब नहीं मिली, क्योंकि वो मतलब खातेदारी नहीं थी इन लोगों की। सरकार के सामने कागज होना जरूरी है। व्यवहारिक रूप से कब्जा वो नहीं मानेंगे, वो एक एक को पुलिस पकड़ के हटा देगी। आइंदा समय में रोड बनाना है, तालाब बनाना है, शायद आगे आने वाले समय में ये एक आ गया, कॉरिडोर का आ गया, तो कुछ भी यहाँ पे बनाना है तो वो एक एक को पकड़ के हटाएंगे। उस समय संगठन नहीं रहेगा, क्योंकि जो गांव का संगठन है, मैं कह रहा हूँ कि गांव का संगठन जरूरी है, वो गांव का संगठन नहीं रहेगा, क्योंकि 4 लोगों की जमीन उस समय पहले जाएगी, तो वो 4 लोग लड़ेंगे और 4 लोग गांव में ही दलाल होंगे और बाहरी दलाल होंगे। वो दलालों के बीच में वो 4 लोग फंसेंगे और लोग कब मतलब निगरानी करेंगे, क्योंकि सरकार का बोलेगा कि कानून है, धारा 4 आएगा, धारा 6 आएगा, धारा 11 आएगा, अवार्ड जारी हो जाएगा, कब क्या होगा वो सब कागज में होगा, वो लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। पूरा संगठन 1997 से डूंगरपुर ज़िले में काम शुरू किया था। 97 के बाद में 98 में ये वागड़ मजदूर किसान संगठन का गठन किया, क्योंकि ये पूरा वागड़ इलाका है और वागड़ इलाके में जो यहाँ के जो आदिवासी हैं, गरीब हैं, महिला हैं, वंचित हैं, उन लोगों के मजदूरों के साथ काम करेंगे, ऐसा ये जो सब लोगों ने बैठ के विचार किया था। 1998 में इस संगठन का नामकरण हुआ और नामकरण होने के बाद ही बीडी शर्मा और दिलीप सिंह भूरिया जी ने जो कानून, जो पैसा बना, उस पैसा कानून को लेके फिर यहाँ से शुरू हुआ गांव सभा गठन करने का। जो हम मोहन जी बोल रहे थे, फला स्तर की जो गांव सभा गठित हुई और उन गांव सभाओं में जो पैसा, जो कानून शक्ति दे रहा था, उन शक्तियों को लेके अपना काम शुरू किया वहाँ पे। साथ ही जो विकास की योजनाएं अभी चल रही है, उन योजनाओं का गांव सभा ने अपने आप प्लान बनाया एक पूरा, और मास्टर प्लान बना करके अपने गांव का नजरी नक्शा बना करके पंचायतों में मास्टर प्लान के लिए दिया है और काम भी शुरू हुए हैं। तलैया गांव में सबसे पहले हमारे वहां पर शिलालेख लगाए गए और गांव घंटा जी की स्थापना की गई, और वहां से शुरू होकर हमारे इलाके में जो इधर वलोता पूरे अलग अलग गांव में 13 जून
2000 को हमारी शिलालेख वहाँ ग्राम सभा की गई और इस तरह से पूरे इलाके में धीरे धीरे डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 जिलों में गांव गंडाजी की स्थापना करके संगठन को और मजबूत किया। और कई बार पंचायत में हम ग्राम सभा होती है वहाँ जाइन हमारा महिला का मुद्दा, महिला आगे क्यों नहीं बैठना देती है, घूंघट में बैठती हैं तो आगे बैठाओ, महिला बोलेगा, महिला पानी नहीं समस्या आवे, राशन नहीं समस्या आवे, पेंशन नहीं समस्या आवे, वो पीछे बैठती है, हम बोलते हैं मोरे आगे बैठाता हैं। तो कई के पंचायत में सरपंच महिला है, पुरुष संचालन करता है, ये भी हम मुद्दा उठाते हैं, पुरुष ने अधिकार नहीं है, महिला बैठाओ आगे, ये किरे सीखेंगी बोलेंगी, वे घूंघट में बैठे पीछे वो आगे नहीं बैठना देती, ये भी हमें कई पंचायत में मुद्दा उठा दिया है। महिला को हमारे अधिकार नहीं था जमीन में, तो महिला पूरी यानी जानकारी लेने हमें महिला मीटिंग की दी, मीटिंग करीने हमारे भी महिला ने आरक्षण जूझा, जमीन वाले जमीन में हमारे बाग जूझा, हमारे भी पट्टा जूझे। एक्चुअली हमने जो एनालिसिस किया उसमें लगा कि इस केस के लिए काफ़ी समय चाहिए था किसी भी अधिकारी को काम करने के लिए। तो हमने भी जो इशू उठाया तब से मंजू राजपाल कलेक्टर थी, विक्रम सिंह जी आए, इसके बाद में पूर्ण किशन भी थे, इसके बाद में इंद्रजीत सिंह जी आए, इंद्रजीत सिंह जी के बाद में इस तरह से जो 4-5 कलेक्टर बदल गए और एसडीएम चले गए। जब एक अधिकारी जाता है तो दूसरे को बताना बहुत मुश्किल होता है और उसको तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। पूरे ज़िले के अंदर 21 गांवों में हमने पहले से ही मुद्दा हमारे गांव से उठा, फिर धीरे धीरे दूसरे गांव जुड़े। सबसे पहले हमारे पंचायत की ओर से 800 शिकायतें दी, जिसमें 600 शिकायतें ज़मीन की थी। तो इस ज़मीन खातेदारी हक के लिए हमने ये दी थी, जिसमें हमने इस आपके द्वार में क्या हुआ था, वो जो सचिव होता है पंचायत में, तो सचिव ने हमारी कोई रिपोर्ट भी लिखने के लिए मना कर रहा था, नहीं तुम्हारी कुछ नहीं शिकायत नहीं लेंगे हमारे यहाँ। तो फिर हमने ज़बरदस्ती हमारे संगठन की ओर से फिर हमने वो कार्रवाई की। हमारे इतने सालों के बाद भी लोगों को आवंटन भी नहीं कर रहे थे और गैर खातेदार थे, उनको खातेदारी हक भी नहीं दे रहे थे। तो हमने संगठन ने गाँव सभाओं के मार्फत से इस मुद्दे को उठाया और उसमें हमारे साथी लोगों ने जो कागज़ है वो निकालने में पूरा लगा दिया जोर कि क्या है मामला क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमको कहते थे कि ये तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है और ये ज़मीन तो आपको मिल ही नहीं सकती है। जब हमने केस के डॉक्यूमेंट्स देखा और उसमें समझ में आया कि 7 साल से एक भी पेशी में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जा रहे थे। तहसीलदार का था कुछ समय तक, एसडीएम का था कुछ समय तक जाने की जिम्मेदारी, पर 7 साल तक एक भी पेशी में कोई सरकारी व्यक्ति नहीं गए थे। तो उससे हमें समझ में आया कि इनका कोई मंशा थी नहीं अलॉटमेंट करने के लिए। अगर ये केस के कारण नहीं हो रहा है तो केस को जल्दी ख़त्म करने की इनकी मंशा नहीं थी। और फिर हमने दूसरी तरह के डॉक्यूमेंट्स निकाले कि इस ज़मीन पे और आपने क्या क्या अलॉटमेंट्स किए थे। तो हमें समझ में आया कि ज़मीन तो जा रही थी, माइंस में इन्होंने दे दिया था, सरकारी भवन बनाने के लिए दे दिए थे, और प्राइवेट फैक्ट्री है, कपास का फैक्ट्री है जो इसी ज़मीन पे लगी है ना, और राजा का खुद का प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके लिए भी इन्होंने ज़मीन दे दिया है। तो इन सारे चीज़ों के लिए तो मतलब कानून नहीं रोक रहा था, सिर्फ किसानों के अलॉटमेंट के लिए ये बहाना बना रहे थे। तो लोगों ने गाँव सभा को मजबूत किया। गाँव सभा में अपनी एक सलाह की, मीटिंग की, लोगों ने अपनी
जो बात थी वो रखी और प्रशासन के सामने भी समय समय पर, एक तो हर 6 तारीख को आम सभा होती है, उसमें आकर के मुद्दा उठाना, फिर निर्णय लेना, निर्णय लेकर के धरना प्रदर्शन या सम्मेलन करना। धरना प्रदर्शन करना तो कभी पुरुष और महिला सब मिलके करें तो कभी अकेली महिलाएं। सीढ़ी बनने पे जगह है, टमाटर बनने जगह है, मायनी बनने जगह है, तो आपने बनने जगह कितनी दादी भूमि खाता करो, जंगल जमीन खाता करो। संगठन ने ये स्ट्रैटेजी हमेशा बनाया कि जो व्यक्ति आएगा उसका इंडिविजुअल आवेदन दिया जाएगा, तो जिससे लोग भी ज़्यादा आने लगे और जो भी आवेदन हम देते थे उसका रसीद के लिए ज़रूर मांगते थे। तो लोगों के पास में भी प्रूफ हुआ कि हमने इतने बार सरकार के सामने हमारा बात रखा और कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। गवर्नर आते इधर या कोई मंत्री आते या प्रशासन का कोई प्रोग्राम होता, प्रशासन गांव के संग या सरकार आपके द्वार, कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे और लोग मतलब हजारों संख्या में अपना आवेदन देते थे। और उसके बाद में कार्यक्रम होते ही हम क्या करते थे, संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम में कितने लोगों ने ज़मीन के लिए आवेदन दिया, फिर वो हम सूचना के अधिकार के तहत वो डॉक्यूमेंट सारे लेते थे, जिससे हमें वो कड़ी मिलता था कि इतने लोगों का डिमांड है और इतना बड़ा समस्या था। तो जब हमें मतलब कागज़ के रूप में तो एक क्लैरिटी आ गया कि इसमें कानून हमारे पक्ष में है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे हमारे पक्ष में हैं, कोई रोक नहीं है। और 3-4 साल में लोगों का भी एक ताकत बनी थी 2-3 धरने से और ये आवेदन लगाने से, और हमारे ज्ञापन का भी मतलब एक मोटा फाइल बन चुका था। उसके बाद में हमने सारे मुख्यमंत्री के नाम से और रेवेन्यू मंत्री के नाम से और सेक्रेटरीज के नाम से ये ज्ञापन दिया था कि मतलब हमने 4-5 साल से इतने सारे प्रयास किए और एक एक चीज़ का हमारे पास में प्रूफ है, अब तक आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो इसके बाद में हमारे पास कोई सहारा नहीं बचता है कि हम मतलब धरना और रैली अभी करने के लिए बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर के आम राय से धरना किया। 11 दिन का जो धरना किया उसमें लोग घर से सिर पे लकड़ी खाना लेकर के आए थे। खाने का बर्तन ओढ़ने का सारा घर से ला के यहाँ धरना करना। जब तक अपनी मांग पूरी नहीं होगा तब तक यहाँ से अपन नहीं हटेंगे। यूँ हर गांव सभा से हम तय करके सारे अलग अलग गांव सभा के लोगों ने तय करके वहाँ खाना बना के खाया पिया, सब एक जुलूस निकाला मुंह बांध करके। अलग अलग दिनों में अलग अलग एक्टिविटीज़ करना। तो कभी मशाल जुलूस निकालना और गीत गाते हुए निकलना। दूसरा धरना स्थल पर हमको कलेक्टर के सामने बैठने नहीं दिया गया, तो अस्पताल जो कि 2 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से वहाँ हमको धरने की जगह दी। तो संगठन का जो संचालक मंडल है उसने तुरंत मीटिंग करके निर्णय लिया कि ऐसा तो नहीं चले, धरना दूर रह गया, अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे। तो
संचालक मंडल ने निर्णय लिया कि 11 लोग अनशन पर बैठेंगे, सुबह बैठाएंगे, वहाँ से रात रहेंगे और सुबह दूसरे लोग जाएंगे, उनको माला पहना के बैठाएंगे और उनको वापस धरना स्थल पर लाएंगे, ताकि एक्टिविटीज़ पूरे लोग जाएंगे, जितने लोग हैं उनको 11 को आगे करना, छोड़ने जाना, लेने जाना। तो हलचल भी शुरू, रोज़ प्रशासन परेशान होता। वागड़ मजदूर किसान संगठन ने इसकी मुझे जानकारी दी थी। प्रत्येक दिन जिला कलेक्टर डूंगरपुर के सामने आम नागरिकों का, किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। उन सबसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इतने लगभग 2,500 से 3,000 लोग ऐसे हैं जिनको वन पट्टे चक राजधानी के नहीं मिले हैं। तो विधानसभा में इसका प्रश्न भी उठाया था। और फिर रोज़ सरकार को चिट्ठी देना और उसकी रसीद लेना, रोज़ की रोज़। तो लोग जुड़ते जाते थे, दूर दराज के लोग, जो भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि उसने अपनी ज़मीन की रसीद नहीं दी। तो प्रशासन ने हमको लिखित आश्वासन दिया कि आपको ज़मीन देंगे। मैं वहाँ था नवंबर 2015 तक, और आई थिंक हमने जून जुलाई में प्रथम चरण के पट्टे दिए थे खुद, बल्कि इसमें 2 कार्यक्रम हुए थे। पहला कार्यक्रम तो कुछ किसानों को जयपुर में मुख्यमंत्री महोदया द्वारा स्वयं पट्टे दिए गए, और फिर डूंगरपुर में ही एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके सभी 4 एमएलए जो डूंगरपुर ज़िले के हैं, वो 4 एमएलए वहाँ पे आए, और उन 4 ने पट्टा वितरण करने के साथ साथ यह वहाँ से एक संदेश भी दिया कि सभी एमएलए और सरकार, जो ये संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष में जो किसान हैं उन किसानों के साथ है। लगभग 1200 परिवारों को उस ज़मीन का उनको हक दिया, उनके नामे चढ़ाया, और अब भी लगभग 700-1000 के आसपास में है ऐसे परिवार बाकी हैं। उनके लिए अनवरत प्रयास जारी है सरकार की तरफ से। परंतु आज भी नगर परिषद के नज़दीक के 10 गांवों में आवंटन बाकी है। इन गांवों में पट्टा आवंटित करने में कोई भी कानूनी और व्यवहारिक रोक नहीं है, परंतु आज भी बड़ी संख्या में किसानों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। Thank you.